अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। आज JIT के इजलास में वज़ीर आज़म के बयानात का जायज़ा लिया गया, जबकि तमाम इदारों ने JIT से ताउन ना करने के और टैंपरिंग के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं और कतरी शहजादे ने JIT की तहकीकात से ताउन करने का ऐलान किया है। इसके अलावा कल शहबाज शरीफ साहब JIT के सामने पेश होने जा रहे हैं। इन पर बाकी हम इश्यूज़ पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, आज JIT ने वज़ीर आज़म के बयानात का जायज़ा लिया और कल शहबाज शरीफ साहब पेश होने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब JIT की तहकीकात में मज़ीद तेज़ी आ गई है। क्या JIT ये तहकीकात ओरिजिनल डेडलाइन तक मुकम्मल कर पाएगी? शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जा रहा है। इनमें से कोई भी शख्स खुद नहीं पेश हो रहा, इन सबको समन भेज के बुलवाया जा रहा है। पहले तो ये बात हमारे ज़हन में क्लियर होनी चाहिए जी। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को राना सनाउल्लाह साहब के पुरजोर इसरार पे बुलाया गया है जी। राना सनाउल्लाह साहब हमारे भाई जो हैं वो कई दिन से मुसलसल कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के पास सब कुछ है, उसको क्यों नहीं बुलाते। और शहबाज शरीफ को बुला लिया और शहबाज शरीफ साहब को कल बुलाया है। कल 17 तारीख है जी, बिल्कुल कल 17 और 22 तारीख को ये जो JIT है ये अपनी सेकंड लास्ट यानी जो तीसरी रिपोर्ट है, 4 रिपोर्टें मुकम्मल पेश करनी है ना इसने 15 दिन के वक्फे से 2 माह के अंदर 60 दिनों में, तो ये सेकंड लास्ट होगी। यानी 22 तारीख को रिपोर्ट पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने और उसके बाद फिर आखिरी रिपोर्ट पेश करेंगे 7 जुलाई को जी। और उस यानी आप अब कैलेंडर रख लें सामने कि कितने दिन हैं और उन दिनों में कल यानी 17 तारीख को शहबाज शरीफ साहब की पेशी, 18 तारीख को वजीर आजम हाउस की तरफ से जी कुछ देर पहले तस्दीक की उन्होंने कि वजीर आजम अपने साहबजादों, अपनी अहलिया, अपने समधी यानी इसहाकडार जी और अपने दोनों बेटों यानी हुसैन नवाज और हसन नवाज के साथ सऊदी अरब जा रहे हैं जी। और वो ये भी वजीर आजम हाउस के जो जराए हैं वो कह रहे हैं कि वजीर आजम ने JIT से कहा, वजीर आजम हाउस के जराए कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब से उन्होंने कहा कि सर आपको प्राइम मिनिस्टर साहब दोबारा हम बुला लेंगे, तो वजीर आजम ने कहा कि नहीं, जो मुझे पूछना है आप आज पूछें क्योंकि मैंने सऊदी अरब जाना है। तो फिर वजीर आजम साहब वहाँ बैठे रहे। JIT ने उनसे मजीद फिर सवाल किए, लेकिन JIT ने क्या उनको इजाज़त दे दी या नहीं दी इन दिनों की ये बात ना वजीर आजम हाउस से पता चल रही है और ना JIT। लेकिन वजीर आजम हाउस अभी तक ये बात कह रहा है कि हम 18 तारीख को सऊदी अरब चले जाएंगे और फिर हम ईद के बाद आएंगे। लेकिन सब इसमें क्या कुवैत और कतर की नहीं, कोई कतर नहीं, वो तो ऐसी था ना, वो तो सऊदी अरब ने कह दिया कि देखना वो तो सुबकी हो चुकी है ना। सऊदी अरब ने कहा हमारे साथ हो, उनके साथ हो, पैसे हमसे लेते हो, खत उनसे लेते हो, वो तो उधर ही जबरदस्त हो गया था। और वो तो सऊदी अरब और कतर का वो जो सुलह वुलह करवाने वाला चक्कर तो गायब हो गया। असल जो बात है वो ये है कि जो मैं बात पहले कह रहा था आपसे कि तारीखें जहन में रहनी चाहिए और जहन से मेरे भी ना निकले अगर इस गुफ्तगू में मैं वो मुकम्मल करूँ। 18 तारीख को वजीर आजम 17 तारीख को पेशी है शहबाज शरीफ साहब की, 18 तारीख को वजीर आजम जा रहे हैं सऊदी अरब अपने खानदान के साथ जी। अच्छा, ये ज़हन में रहे कि जब भी वो जाते हैं इत्तेकाफ पे हर साल और ईद महर मनाने, तो उसमें शहबाज शरीफ नहीं होते। रवायती तौर पे उनके छोटे भाई नहीं जाते सऊदी अरब, कभी भी नहीं जाते, इस बार भी नहीं जा रहे। लेकिन कैप्टन सफदर जा रहे हैं और कैप्टन सफदर ने दरख्वास्त की है कि मुझे 24 तारीख को बुलाया गया है, तो मुझे बराह करम पहले बुलवा लें JIT, क्योंकि मैंने जाना है सऊदी अरब। तो JIT ने उनको 24 तारीख को बुलवाया हुआ है। अभी तक JIT ने उनसे ये नहीं कहा कि आप बाहर जाएं और हम आपको पहले बुलाना चाह रहे हैं जी। और 18 तो परसों है, अगर परसों शाम को जा रहे हैं वजीर आजम मुल्क से बाहर और कैप्टन सफदर भी जा रहे हैं, तो फिर क्या वो वापस आ जाएंगे 24 को या JIT उनको कल ही बुलाएगी? अभी तक JIT भी खामोश है। कैप्टन सफदर की दरख्वास्त पे JIT ने कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया। कब बुलाया हुआ है कैप्टन सफदर को? 24 तारीख को जी। और कैप्टन सफदर 18 तारीख को सऊदी अरब जा रहे हैं जी। ये इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल। 18 तारीख को ही, यानी अब तारीखें मैं कह रहा हूं ना, जहन में नहीं,
17 तारीख को यानी कल शहबाज शरीफ साहब की बिल्कुल। पेशी, 18 तारीख को वजीर आजम मुल्क से बाहर जा रहे हैं और 18 तारीख को ही JIT के 2 अरकान कतर जा रहे हैं, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे देती। अभी तक जो JIT है वो 18 तारीख को ही कतर जाने का प्लान बना के बैठी है, लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ जी। अच्छा, अब उसके बाद 23 तारीख को यानी 24 को बुला लिया कैप्टन सफदर को, लेकिन उससे एक रोज पहले 23 तारीख को रहमान मलिक साहब ने जी। और रहमान मलिक साहब जरदारी साहब की रजामंदी से आ रहे हैं, वो लंदन में थे। जरदारी साहब का मूड खराब है, इन्वर्टेड कॉमा, जरदारी साहब नाराज हैं, जरदारी साहब गुस्से में हैं, जरदारी साहब जो है उनका मूड ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह जरदारी साहब को पाकिस्तान से जाना पड़ा है वो जरदारी साहब के लिए एक सुबकी का सबब वो महसूस कर रहे हैं। और उनको फिर दुबई से भी जाना पड़ा है, क्योंकि उनके जो अहबाब दुबई में उनसे मिलने था कि यहाँ से वजीर दाखिला, वजीर आला सिंध जाएंगे, वजीर उनके दोस्त अहबाब, अनवर मजीद का ग्रुप सारा, वो उनके चूंकि सबके पकड़े जाने का और दबड़दूज होने का खतरा था दुबई से, तो वो दुबई से भी फिर उनको आगे जाना पड़ा लंदन, और फिर बीमारी का तो, और फिर उनको और फिर पीपल्स पार्टी की किसी रहनुमा ने, बिलावल को भी मैसेज चला गया कि आप भी बहुत ज्यादा अपने वालिद की सेहत वेहत और उनका मुल्क से जाना डिस्कस ना करें। तो वो जरदारी साहब इस पे खुश नहीं है, मतलब उनके लिए एक अजीब सा मामला है, ठीक है ना, कि कहाँ वो बैठ के पूरी खैबर पख्तूनख्वा में और इधर जो मैं कहता प्रेसिडेंशियल लुक्स आनी शुरू हो गई, मैंने जुमला इस्तेमाल किया था ना, प्रेसिडेंशियल लुक्स आनी शुरू हो गई। जरदारी साहब समझ रहे हैं कि मैं हूं अगला, मैं दोबारा आ गया हूं मैं, तो वो एकदम से वो धबड़दूस सारा हो गया प्लान और जरदारी साहब चले गए जी। अब जरदारी साहब जो है, वही जो जरदारी साहब का मूड है वही मूड इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का है। यानी मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त उसी गम और गुस्से और शदीद, यानी उनका आप समझे कि ईंटों से ईंटों वाला वक्त, तकरीर का वक्त तकरीबन टच कर गए थे वो कल वो जो उन्होंने बात की ना, कठपुतलियां और फैक्ट्रियां और ये वो सब, और जो टेलीफोनों पे बातें हो रही हैं और जो महफिलों में बातें, तो ईंटों से ईंटों वाला वो तकरीर तकरीबन छू गए, वो छू के निकल गए और कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है बताने को। जरदारी साहब ने भी कहा था ना, मेरे पास एक लिस्ट है जो वक्त आने में मैं बताऊंगा, वो दिन और रात का दिन वो ईंटों से ईंटें। तो इसी तरह मियां नवाज शरीफ भी मैं बताऊंगा, वो रुक गए आगे, और आगे फिर दाएं बाएं उन्होंने इशारा किया, लेकिन ना दानियाल अजीज ने बेवकूफ है कि निहाल हाशमी, देखा निहाल हाशमी के साथ क्या हुआ आज। निहाल हाशमी को अदालत ने आज रिलीफ नहीं दी, उनसे कहा कि वो जो मुकदमात के लिए आप स्टे लेने आए हैं वो कराची में 23 तारीख को चलेंगे और वो उसमें 7 साल की सजा हो सकती है तौहीन अदालत। तो वो मियां नवाज शरीफ साहब एक बंद गली में गुस्से में है इस वक्त, गुस्से में। ऑप्शंस कोई नहीं है, ऑप्शंस क्या है वो गिन लेते हैं ना, कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं उनके पास। एक ऑप्शन पहला उनके पास ये है कि वो अपनी जगह किसी और को वजीर आजम बना दें। अच्छा, इस ऑप्शन पे वो अमल नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि उनको जरदारी साहब का, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, वो मशवरा याद है कि यहाँ फारूक लगारी, यहाँ पर गुलाम इसाक खान, यहाँ पे भाई, यहाँ पे ये देखो मैंने किस तरह से वक्त निकाला, मैं सदर बना रहा, मैंने किसी और पे ट्रस्ट नहीं किया, 58(2) भी खत्म करके भी मैंने इख्तियारात दिए, वो सारा वो जो सियासी बयान होते हैं ना, असल पावर मेरे पास रखी, तो ट्रस्ट किसी पे नहीं करना। मियां नवाज शरीफ JIT के सामने पेश हो रहे हो और मियां नवाज शरीफ अपने सामने, उनको खबर दी जा रही हो, बताया जा रहा हो कि सर ये JIT और अदालत आपको 10 साल के लिए नाअहल करने जा रही है, 10 साल 10, ये मियां साहब को बताया गया, ये खबर है, ये खबर है कि मियां साहब को बताया गया है कि सर मामलात यहां चलते रहे तो आप 10 साल के लिए नाअहल होंगे। और मरीम नवाज साहब अभी इसमें आएंगी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की तो अपनी, उन्होंने जो भी कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर एंजॉय किया, सब कुछ किया, आगे जानशीनी का मसला मरीम नवाज साहिबा का मसला। और मरीम नवाज साहिबा के ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने खींच लिया और खींच के वो शहबाज शरीफ को भी लिया बीच में कि सब हम नहीं तो कोई भी नहीं, हम नहीं तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब मैं नहीं होऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, दबड़दूस सारा का सारा। शहबाज शरीफ भी जाए तो हमजा शहबाज भी जाए तो सारा खानदान ही जाए ना पूरा। 24 फैक्ट्रियों की तहकीकात कर रही है JIT इस वक्त, 24 फैक्ट्रियां शरीफ खानदान की। और कल सुबह शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया है चौधरी शुगर मिल्स, रमजान शुगर मिल्स, हुदैबिया पेपर समेत तमाम जितना कारोबार है, आप तशरीफ लेकर आ जाए, शहबाज शरीफ जाएंगे सुबह जी। और कल ही देखना है कि शहबाज शरीफ साहब जब जाते हैं तो उनके लिए क्या दानियाल अजीज आते हैं या नहीं आते हैं। ये दानियाल अजीज वाला वो सेल है जो मरीम नवाज वाला सेल। अब ये हो सकता है कि चूंकि पूरा खानदान इकट्ठा हो गया तो आपस में कुछ बुराइयों में अच्छाइयां भी होती हैं, खानदान के इख्तलाफात भी खत्म हो रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। यानी अब
यानी इससे पहले अब देखें ना, पहली दफा आपको कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पीछे हमजा शहबाज और हुसैन नवाज एक साथ खड़े नजर आ रहे थे। आपके ख्याल में अब इत्तेफाक हो रहा है ना, फैमिली का नाम यानी कारोबार का नाम भी तो इत्तेफाक फाउंड्रीज है ना, तो इत्तेफाक में बरकत है और बरकत बहुत ज्यादा है। इतनी बरकत है कि जलावतनी में भी अरबों का काम होता है, स्टील मिलें लगती हैं, मतलब बड़ी बहुत ही बरकत है। देखिए ये पहली दफा हमजा, ये बाकायदा एक जो तस्वीर थी ना कल की, ये पूरा एक मैसेज था कि हमजा शहबाज और हुसैन नवाज अब एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, अगर इसका बच्चा जाएगा तो उसका बच्चा भी जाएगा। अगर ये वो दोनों खींच लिया राना सनाउल्लाह ने, खींच लिया ना, राना सनाउल्लाह खींच लिया, उन्हें शहबाज को खींच लिया। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, एक तो ये है कि एक ऑप्शन ये कि अपनी जगह किसी को नॉमिनेट करें। जो नॉमिनेट किसी को करना है ना, वहां पर जो मैंने कल बात की थी ना कि इसहाक डार साहब हकीकतन, ये खबर है जी, ये खबर है, वजीर आजम के साथ उनका एक ताल्लुक है समधी होने का, जिसकी वजह से वजीर आजम इस बात को नहीं बताएंगे। लेकिन मैं ये खबर आपको बता रहा हूं कि वजीर आजम साहब के दिल के अंदर ये बात मौजूद है कि इसहाक डार वजीर आजम बनना चाहते हैं, ठीक है, और अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। और वो एमकेएम के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, दाएं बाएं, अंदर आगे पीछे, इसहाक डार इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, ठीक है ना, अमेरिका महकमा, इसहाक डार अपनी लॉबिंग करें। मियां नवाज शरीफ साहब ये कभी नहीं कहेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे। मियां नवाज एक रिश्ता है, उनको एक रिश्ता है जो बड़ा बहुत सेंसिटिव रिश्ता है, समझी। लेकिन मियां साहब ये जान, और इसहाक डार को जीआईटी ने क्यों नहीं बुलवाया, इसहाक डार को अभी तक जीआईटी ने नहीं बुलवाया, ये सवाल है। और कैप्टन सफदर को बुलवा लिए, यानी या तो इसहाक डार साहब जो हैं वो एम्बिशियस आदमी है। इसहाक डार साहब एक, और उनको हक है इसहाक डार साहब को कि वजीर आजम वो बने मुल्क का, वो बनना चाहते थे मुशर्रफ साहब के दौर में। मैं तो ऑनोद कह चुका हूं ना। लेकिन क्या इन हालात में उनके इम्कानात, इन हालात में इसहाक डार साहब को पार्टी कबूल नहीं करेगी। एक तो पार्टी कबूल नहीं करेगी, दूसरा ये कि दबरदूज जब ये शुरू होगा हुदैबिया पेपर, और इसमें तो क्या इसहाक डार डायरेक्टली के निकलेंगे। इसहाक डार साहब भी अजीब दुनिया के है ना, इस वक्त में वो लॉबिंग कर रहे हैं अपनी वजीर आजम बनने की, और मैसेज भेज रहे हैं इधर उधर दाएं बाएं कि आप देखें ना, इसहाक डार साहब कम डिस्कस हो रहे हैं, मियां नवाज शरीफ ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। असल कैरेक्टर कौन है, इसहाक डार है। तो एक लॉबिंग चल रही है ना इसहाक डार साहब की, मीडिया इधर दाएं बाएं, मेरा नाम कम, मैं मतलब, तो इसहाक डार साहब के ऊपर तो सारा ये एफिडेविट पड़ा हुआ है। मुझे बताएं कितना मीडिया ऐसा है जो नवाज शरीफ साहब को खींच रहा है, और कितना ऐसा है तो इसहाक डार अपनी पूरी लॉबिंग इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बाहर के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अरबों के साथ, इधर उधर सारा अपना फिट फाट करके बैठे हुए हैं। और उनको पता है मियां नवाज शरीफ साहब जो है, क्योंकि रिश्ता ऐसा है लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के दिल में ये बात है कि इसहाक, उनको इल्म है, ये मैं खबर दे रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को इल्म है कि इसहाक डार साहब अपने प्राइम मिनिस्टर बनने की लॉबिंग कर रहे हैं जी। लॉबिंग करने के लिए वो केयर टेकर की भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका केयर टेकर अगर वो अनाउंस होते हैं इसहाक डार, तो सारी पार्टियां, इसहाक डार साहब का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर देगी, क्योंकि वो उन्होंने सपोर्ट किया है डॉक्टर आसिम और रेहान अली और बाकी मामला पे पीपल्स पार्टी को जितना वो कर सकते थे। एमकेएम के साथ भी उनका राब्ता है। तो इसहाक डार अपने आप को एक प्रेसिडेंशियल लुक्स हैं इसहाक डार साहब की, इसहाक डार से प्रेसिडेंशियल लुक्स हैं, बाहर के अदारे, माशी तरक्की। देखिए ना वो कॉलम क्या लिखवा रहे हैं, कॉलम जितने छपवा रहे हैं वो मुल्क मईशत के उस पे है, तो माशी मईशत, तो मईशत का क्रेडिट, उधर बिजलियां गायब हो गई, पावर प्लांट बैठ गए। सियासत बड़ी जालिम है, जो बाकी वजारतों की वो दबरदूज हो गए, एक ही चीज हो रही है जो असल में सबसे बड़ा फ्रॉड है, वो माशी तरक्की है। तो इसहाक डार, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, वैसे इकबाल फारिक गुलाम। तो ये जो लॉबी है इसहाक डार साहब की अपनी पर्सनल लॉबी है, और साथ उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं कुछ, और बाकी लोग भी हैं। और इसहाक डार साहब अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं ब्रिज का मैं ऐसा शख्स हूं जो दरमियान में हर एक को काबिल कबूल होगा, जो कि नहीं होंगे, क्योंकि इस जीआईटी का सारा दारोमदारी इसहाक डार साहब के हुदैबिया पेपर, ये पॉसिबल इसहाक डार साहब को भी समझना चाहिए। सारी जो मेरी उनके साथ चलती रहती है कभी तनकीद और वो सारा, कि वो नहीं बन सकते, वो काबिल कबूल नहीं होंगे। मियां साहब अगर कर भी लें दबाव में आके कि मेरा एक ताल्लुक है, रिश्तेदारी है, तो वो पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसहाक डार को। ऐसे इकबाल साहब और बाकी, वो मियां साहब किसी और कोई ऑप्शन देने को तैयार नहीं। दूसरा ऑप्शन मियां साहब के जहन में ये आ सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि इलेक्शंस कॉल कर लें, क्या अर्ली इलेक्शंस, लेकिन उसका वक्त निकल चुका। क्योंकि अगर इलेक्शंस आप कॉल करते हैं, कहते हैं नहीं, तो आप किससे मशवरा करेंगे, केयर टेकर कैबिनेट निगरान काबीना का, खुर्शीद शाह से। खुर्शीद शाह और आप तो बना नहीं सकते, अब इमरान खान को भी डालना पड़ेगा। इमरान खान आएंगे तो
मुस्लिम लीग आप भी आएगी तो ये वक्त भी निकल तो गया। अब नहीं, तो ये आप केयर टेकर नहीं बना सकते। इस्तीफा आप देते हैं तो आपको इन हाउस चेंज लाना पड़ेगा, इन हाउस चेंज में झगड़ा होगा, कौन देखिए ना, ग्रुपिंग हो गई है ना, अब अंदर ही अंदर वो सारे तो मियां नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, सारे साथ हैं, वो आखिर में मियां साहब पलट के देखेंगे धक्का किसने दिया, जो मैं कल बताया तो इरफान सिद्दीकी भी उधर आपको पिंडी की तरफ जाते नजर आएंगे। तो पहले भी ऐसे हो चुका है ना, पहले ऐसे हो चुका है, ठीक है ना, मियां साहब हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो रफीक तारड़ तो बैठे रह गए थे अपनी जगह, इरफान सिद्दीकी साहब तो नहीं जा रहे थे ईवान सद्दा छोड़ के, अगर उनको जबरदस्ती ना भेजा जाता। तो अब भी ऐसे ही होगा। अब मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उनके जहन में है मरियम नवाज, लेकिन मरियम नवाज साहिबा को वजारत उज़्मा तक लाने के दरमियान में एक बहुत बड़ा टर्मोइल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बाकी अदारे, यानी तमाम अदारों ने एक एक करके GIT की रिपोर्ट को रद्द कर दिया। वजारत कानून वजीर आजम के अंडर, IB वजीर आजम के अंडर, SCCP वजीर आजम के अंडर, जितने वजीर आजम के मातहत अदारे हैं उन सब ने कह दिया हम GIT को नहीं मानते कि वजीर आजम के अंडर है। आज वजीर आजम अपनी जगह ना हो, यही लोग यही सारे अदारे इसके मुखालिफ खत लिख रहे हो कि जी बिल्कुल सही था, वजीर आजम तो ये नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ऐसे थे, बिल्कुल ऐसे थे। हम तरदीद करते हैं पिछले खत की, ये देखे ना, ये हुकूमत में आप बैठे हैं तो यही होगा ना, ऐसे खत आएंगे। आप हटते हैं हुकूमत से तो मियां नवाज शरीफ साहब क्यों हटेंगे इस वक्त, और अगर हटेंगे तो क्या गारंटी है कि GIT उनको छोड़ देगी या सुप्रीम कोर्ट उनको, अच्छा सुप्रीम कोर्ट कैसे छोड़, देखिए जो रिमार्क सुप्रीम कोर्ट दे चुके हैं ना, जबान से निकली हुई बात, पिस्तौल से निकली हुई गोली, अदा किए गए रिमार्क्स, लिखे गए फैसले वापस नहीं होते जी। सिसिलियन माफिया मैंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने गॉडफादर लिखा गया है। और मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब को आगे जिनसे हलफ उठाने वो गॉडफादर से हलफ उठाएंगे, वो तो अगले चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, 2 चीफ जस्टिस हैं। तो मसला ये है कि गॉडफादर, सिसिलियन माफिया और GIT वो GIT जिससे मियां साहब नाराज हैं। कल भी मियां साहब ने उनसे नाराजगी का इजहार किया जी। जो वजीर आजम हाउस है वो ये बताता है कि वजीर आजम साहब गुस्से में थे अंदर, और वजीर आजम साहब ने उनसे मतलब इस तरह समझे कि ना हुसैन नवाज ने कुछ उनसे ढंग से बात की, ना हसन नवाज ने कोई ढंग से बात की, ना मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कोई सबूत दिया, कोई पेपर दिया। सियासी बात की अगर लीक भी हो जाए तो आ जाए कि मतलब वही कि मेरा 1936 से या मेरी पैदाइश से पहले एहतसाब हो रहा है, हम शरीफ थे, हम ये थे, हम वो था, मतलब है कि उसमें उस सियासी उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जो यानी कोई दस्तावेजात दी हो, कोई सबूत दिए, कोई बात की हो, कोई कतरी को मतलब नहीं कि बस आप लोगों को हम कानून के हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमारा इत्तेसाब हो रहा है, मतलब ऐसी बातें जो कि सियासी बयानात, क्योंकि उनको पता है मियां नवाज शरीफ साहब को कि अगर GIT अपनी तहकीकात मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देती है तो नाअहली 10 साल की नाअहली, और वाहिद ऑप्शन जो मियां साहब इस वक्त सोच रहे हैं वो ये कि क्या तसादुम किया जाए, सड़कों में निकला जाए, लड़ा जाए, और अगर वो नहीं लड़ते तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि अगर इस्तीफा दे देते हैं तो इस्तीफा देके GIT थोड़ी बंद हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी फैसले वापस, GIT तो चलती रहेगी, आप केयर टेकर भी अनाउंस करते हैं, इन हाउस चेंज कर दें, अदालत तो बैठी रहेगी। तो ऑप्शन क्या है, वो NRO किससे और किससे कहें, वो यानी देखें ना किससे बात करें, वो यानी फौज से बात करें, कठपुतलियों की फैक्ट्री, आप फौज से कहें कि यार मुझे मेरी जान छुड़ाओ दो यार, ये मेरे पीछे लगे हुए फौज, डॉन लीग तो खत्म हो गया, इस्टेब्लिशमेंट का मामला नहीं, ये तो करप्शन का मामला है, ये तो करप्शन का, ये तो आग का खेल है। मैं पहले भी कह रहा था ना, जो पास से गुजरा उसकी भी हाथ जल जाएंगे। बिल्कुल। तो मियां साहब का ऑप्शन रह गया है सिर्फ गालिबन तसादुम, यानी हम नहीं तो कोई भी नहीं, यानी पूरा का सिस्टम लिपेटा जाए इस लड़ाई में, ये मियां साहब के ज़हन में। अब क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप वक्फा लें उसके बाद बात कर लेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे क्या वज़ीर आज़म तसादुम की तरफ जाएंगे, और इसके अलावा कल शहबाज शरीफ साहब GIT के सामने पेश होने जा रहे हैं, कल क्या होने जा रहा है इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने हमें बताया कि अब ये मरहला आ चुका है कि वज़ीर आज़म के पास अब इतने ऑप्शंस नहीं रहे, क्या वज़ीर आज़म तसादुम की तरफ जा पाएंगे? देखें, वज़ीर आज़म साहब के पास ऑप्शंस क्या रह गए हैं अब। आप एक दिलचस्प बात सुने लोग और इस पे गौर करें और देखें कि दुनिया में होता क्या है। कतर जिसको हफ्ता पहले, 6 दिन पहले, 7 दिन पहले अमेरिका ने कहा कि ये
दहशतगर्दों को की हमायत करता है। बड़े सऊदी अरब के साथ एक सऊदी अरब ने बयान दिया कतर के वजीर दिफा और जनरल मैटिस अमेरिका के, उनके दरमियान मुलाकात में अमेरिका ने कतर को 12 अरब डॉलर्स के F-15 तैयारे देने का फैसला कर लिया है जी। इन हालात में सऊदी अरब को 100 अरब डॉलर्स का पैक्ट किया था और कतर के साथ अब मौजूदा हालात में कतर की तरफ से कहा गया है कि हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात मिसाली हैं। कतर ने यह कहा है हमारे और कोई कुव्वत हमारे और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को खराब नहीं कर सकती और जो करने की कोशिश कर रहे हैं लोग वो अरसर-ए-नौ जायजा लें हालात का। अमेरिका का कतर से मुआहदा जी, ठीक है, जो कि उनके रवैये से कॉन्ट्रडिक्शन है। 12 अरब हफ्ता पहले ही कहा था गालिबन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि कतर जो है वो ट्विटर पे कहा था कि वो दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत कर रहा है। तो ये मुआहदा अब साइन हुआ है, आज साइन कर लिया है। पेंटागन ने कतर के साथ भी कर लिया है और उधर कर लिया है सऊदी अरब के साथ भी। अब एक अजीब सूरत हाल है, तुर्की के वजीर खारिजा सऊदी अरब आ रहे हैं, उधर से उधर वो जा रहे हैं, उधर से उधर जाएंगे। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? तो बात यह है कि दुनिया में वाकयात इतने तेजी से, और पाकिस्तान ने अच्छा किया कि पाकिस्तान ने जरा खामोशी से पीछे बैठ के देखा कि कहां कौन किधर है, कौन किधर खड़ा होगा, आपको पता ही कुछ नहीं है। यानी अमेरिका कतर के साथ मुआहदा कर रहा है आज, और मैं सिर्फ तस्वुर कर रहा हूं कि इस वक्त जो सऊदी अरब है या बाकी ममालिक हैं उन पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में। अच्छा, एक तरफ से ये हो गया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं। मैं पाकिस्तान पे वापस आ रहा हूं, मैं मुख्तसर बता, अफगानिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं। तोरा बोरा बहुत बड़ा इलाका जहां उसामा बिन लादेन ने पनाह ली थी, तोरा बोरा में, और तोरा बोरा को 31 तकरीबन 31 मील तवील इलाका है, पहाड़ी इलाका, उसमें सुरंगें बनी हुई हैं अफगानिस्तान में, उसमें छुपने की जगह हैं। वो सारा का सारा इलाका दाइश के काबू में आ गया है, तालिबान के हाथ से निकल गया और दाइश आ गई है वहां पे। और ये खैबर पास से कोई मेरे ख्याल से 10-12 जो है वो मील के फासले पे, किलोमीटर नजदीक है, बिल्कुल सर पे। यहां पर दाइश आके बैठ गई है और तालिबान ये कह रहे हैं कि ये जो दाइश आके बैठी है ये अफगान फौज के ताउन से आई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तालिबान ये कह रहे हैं कि दाइश अफगान फौज के ताउन से आई है और रूस ये कह रहा है कि दाइश के पीछे अमेरिका है और दाइश आके बैठ गई तोरा बोरा के अंदर। अजीब सी सिचुएशन बनती जा रही है, बड़ी अजीब सूरत है। और जो काबुल में कल फिर अफसोसनाक वाकया पेश आया कि अहले तशय्युह की मस्जिद पे बम धमाका हुआ और ज़हरा मस्जिद, तो वो एक अफगानिस्तान के अंदर, रूस कह रहा है कि दाइश के पीछे अमेरिका है जी, तालिबान कह रहे हैं कि अफगान फौज ने हमायत की है दाइश की, की समझ नहीं और अफगान हुकूमत कह रही है तालिबान से कि आप गलत कह रहे हैं, आप हमारी मदद करें हमारे साथ। अफगान हुकूमत तालिबान से कह रही है आप हम हमारे साथ मिल जाएं तो हम मिलके, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं, मिलके निकालते हैं दाइश को। ये हालात हैं अफगानिस्तान के, बहुत पेचीदा। और ये हालात है मशरिक़ वुस्ता के, जहां पर चीजें लम्हा तब्दील हो रही हैं। पाकिस्तान का फंसा हुआ बीच में जाके कि जीआईटी में क्या होगा, पैनामा में क्या होगा, जीआईटी में क्या होगा। 1.25 साल से 1.5 साल से ये रौला पड़ा हुआ है। जीआईटी में शहबाज शरीफ गए, मियां साहब गए, मियां साहब वापस आए, मियां साहब का मूड कैसा है, मियां साहब एहतिकाफ में जाएंगे, मरियम नवाज का क्या बनेगा, पाकिस्तान मतलब पूरी रियासत पाकिस्तान में इसके अलावा कोई चीज, कोई बात आप बहस करें तो लोग कहेंगे यार 1 मिनट पहले बताओ ये मिले हुए तो नहीं है अंदर से, ये कहीं ऐसा, ये फिर बच जाएंगे, ये तो डील हो जाएगी, नहीं यार अब होगा नहीं होगा, ये लोग मतलब इस मुल्क में सही होगा मामला, नहीं ये तो बच जाते हैं सारे, ये तो हमेशा ऐसे ही होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी जो तारीखी तौर पे, सारी बातें में तारीखी तौर पे मुस्लिम लीग नून गलत कह रही, तारीखी तौर पे एहतिसाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ है जी 3 बार। मतलब एहतिसाब का लफ्ज आप शुरू करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी, एमकेएम कह सकती है हमारा एहतिसाब हुआ है, हमारे लोगों को उठाया गया, ऑपरेशन हुए हैं, बलोच कह सकते हैं, एएनपी कह सकती है, तो हर पार्टी पाकिस्तान की कह सकती है। अगर कोई नहीं कह सकता तो मुस्लिम लीग नवाज नहीं कह सकती, वाहिद पार्टी है। हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, लेकिन वही काकड़ की छड़ी आ गई तो इस्तीफा हो गया। मतलब मियां साहब नहीं कह सकते ना, मतलब 12 अक्टूबर हो गया, दबड़ दूध अटक के ला, उसके बाद सऊदी अरब को जहाज में बैठ के बिल घंटे में बाहर,
एहतसाब हो रहा है नून लीग का? अभी भी कहाँ हो, अभी कौन सा एहतसाब हो रहा है? ये कौन सा, ये तो पेश एहतसाब कहाँ? ये तो जेआईटी ने बुला लिया तो एहतसाब हो रहा है। ओ भाई रकम पैसे वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो तारीख रकम ना करो, हमारी रकम वापस करो। कौन सा एहतसाब हो रहा है? वो पेश हो गए, रो रहे हैं जो मासूम। एहतसाब होता है कि आप सजाएं मिलती हैं और पैसा वापस आता है और नाअहलियत होती है। ये तो ड्रामेबाजी। अभी तक लोग कह रहे हैं, अभी इस वक्त तक लोग कह रहे हैं कि ये एहतसाब हुआ किधर है। इन्होंने वो कहते हैं ना पहले शोर में इतना शोर, इतनी खप डालो, हम तो मजलूम थे। सवाल क्या था कि मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क में हुई है और अक्रॉस द बोर्ड, एक खानदान की बात ही नहीं, मैं तो एक खानदान की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सबकी करें आप, सबकी। क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है पाकिस्तान में? नहीं हुई। ये लंदन में जो आधा पाकिस्तान जाके बस गया है और बड़े बड़े घर और बड़े बड़े महलात और पेरिस और फ्रांस और आधे यूएई को खरीदा हुआ, ये पैसा गया है पाकिस्तान से या नहीं गया, ये सवाल है। और ये किसका पैसा है? ये कैसे गया है बाहर? ये सवाल, ये हमारे खानदान का, हमारे दादा का, वो बहादुर शाह जफर का, वो शाहबुद्दीन गौरी का, वो बलबन। ओ भाई ये अभी का बताओ ना, ये पैसा गया कि नहीं गया? जी। अच्छा एहतसाब हो रहा है, कहां हो रहा है? कौन सा एहतसाब? इससे पहले जो एहतसाब हो रहा था बिल क्लिंटन कूद गए बीच में, सऊदी अरब ले गया। उससे पहले एहतसाब की बात हुई तो वो वही काकड़ की छड़ी आ गई। तो ये बात ये है कि आपके बदकिस्मती से कठपुतलियां फलाना ड्रामेबाजी की आपने, वो इधर से लोग हमारे साथ ये लॉबिंग शोर हमेशा निकल गए। ये हमेशा अगर कोई पार्टी निकली है तो मुस्लिम लीग निकली है। अच्छा मुस्लिम लीग नून में, फिर वो मुस्लिम लीग नून कभी पीटीआई में कुछ लोग हैं, कभी पीपल्स पार्टी में लोग हैं, कभी एक भाई उधर है, 3 भाई उधर हैं, 4 भाई उधर हैं, 2 ब्यूरोक्रेसी में। ये जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं ना बदमाशिया, नहीं मजबूरी तो मीडिया में भी घुसे हुए हैं, नहीं घुसे तो बना लिया मीडिया। ये एक बदमाशिया है इस मुल्क की। और उन्होंने वो आपस में ऐसी गठजोड़ है, उसमें बैंकों में भी लोग चले गए, अदारों के सरबराह बन गए, पुलिस में लोग चले गए। बात यह है कि लोगों को आपने अदारों पर अगर एतमाद नहीं रहा, जिन मुल्कों में अनारकी फैलती है, जिन मुल्कों में कलफिशार हो, इसलिए कि अदारों पर से एतमाद खत्म होता है। नवाज शरीफ साहब ने और कुछ किया हो ना हो, माशाल्लाह एक काम जबरदस्त कर दिया है। पहले लोगों का एतमाद नहीं था, पहले ही 0/0 एतमाद था। अब इस जीआईटी की रिपोर्ट के बाद वो हर आदमी पूछ रहा है कि यार एक मिनट, वो जीआईटी के जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं या जो भी हैं भाई, उनके ऊपर इल्जाम क्या लगा कि तस्वीर लीक हो गई। ये इल्जाम लगा है ना, तस्वीर उन्होंने लीक कर दी। आप मुझे बताएं कि तस्वीर लीक होना इस मुल्क में बड़ा जुर्म है या डॉन लीक्स बड़ा जुर्म था? और डॉन लीक्स जिसमें तो नेशनल कौमी सलामती का मसला, कौमी सलामती की खबरें लीक हो गई, वो इशू नहीं है। इस बदमाशिया के लिए इशू ये है, डॉन लीक्स कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि वो एक मेरे भाई की तस्वीर कैसे लीक हो गई। देखे ना, यानी वो उस लीक को साइड पे डाल के वहां से निकल के, ये अब वही लोग जो उस वक्त, वही लोग जो उसे डॉन लीक्स के ऊपर मलबा डाल रहे थे, वही लोग अब इसके ऊपर रोना रो रहे हैं। यानी ये ज्यादा अहमियत का हामिल है। ये तस्वीर बाहर कैसे आई? इसका कौमी सलामती से ताल्लुक है। इसके ऊपर कोर कमांडर्स बैठे, कौमी सलामती का इजलास हो, ये इसका बड़ा ताल्लुक है। मुल्क हिल जाएगा इस तस्वीर के आने से। लेकिन वो जो खबर थी डॉन लीक्स वाली, वो तो कोई इशू नहीं था ना। वो ये हालत इन्होंने बना दी है इस बदमाशिया ने इस मुल्क की। वो लीक्स गायब, इसी लीक को उठा दो, मजलूमियत ये वो। लेकिन अब चूंकि आगे एक ऐसी जगह आ गई जब बंद गली में यहां कोई चाहे भी, मैंने कहा आग का खेल है, यहां कोई चाहे भी इस बदमाशिया को नहीं बचा सकता। या ये बदमाशिया बचेगी या ये और मुल्क में बचना है। रियासत ने तो आगे जाना है। और रियासत देखें, इनके अगर रियासत इनके ब्लैकमेलिंग में अब आ गई इस मरहले पे अगर अब आ गए कि आपके एससीसीपी का, यानी आप देखिए तो सही कर हालत, एससीसीपी का चेयरमैन अपने बंदे को कह रहे हैं कि 1 मिनट पेपर टेम्पर कर दो अदारे। एफबीआर, आईबी कैसे खुल के आया हुए हैं अदारे। और जीआईटी सुप्रीम कोर्ट के सामने, मैं तो यानी मुझे हैरत भी हो रही है कि इस मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कितना प्रेशर लिया होगा। एक तरफ उनको गालियां दे रहे हैं ये हुकूमत के लोग, एक तरफ उनके अदारे के सरबराहान उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर केस बना देंगे, उधर लालच, उधर धमकियां, उधर। और वो जाके खामोशी के साथ
जो है वो जाते हैं और आते हैं वापस और जाते हैं और रिपोर्ट बना रहे हैं। इस मुल्क में किसी को काम करने देना ही नहीं, आपने कोई सही काम कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना मिसाल बना दो, एक आदमी जो साहब सही काम कर रहा था उसको निशान इबरत बना दो, उसकी ऐसी खाल उतारो, ऐसा उसे खज्जर ख्वार करो कि इसके बाद किसी की हिम्मत ही ना हो पाकिस्तान में कि इस बदमाशियों की तरफ कोई देख सके जी। मुकम्मल वफादारी। वो कहना है सर अच्छा आदमी है, नहीं अच्छे आदमी को डालो जहन्नुम में, ये बताओ कि वफादार है मेरा या नहीं है, मेरे सामने सजदा करेगा मेरे दरबार में या नहीं करेगा ये जी। तो इन हालात में अब बचना, यानी अब देखें ना मीडिया सारा खरीद लें, कितने इश्तिहार बांटे, अरबों खरबों रुपए के इश्तिहार, ये वही इश्तिहारी कंपनियां जो पहले पिछले हुकूमतों के लिए वो आपके लिए हाजिर हैं, वो आगे हाजिर होंगे। क्या इनसे हुकूमतें बचती हैं? क्या इनसे हुकूमतें पहले बची थी? क्या इनसे अवाम का शऊर आप खरीद सकते हैं? नहीं, ये बदमाशियां जारी है। एक खानदान का, मैं तो एक खानदान की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कि एक सबकी बात कर रहे हैं, एक अक्रॉस द बोर्ड एक पैमाना जी। और इसीलिए बाकी भी परेशान है, बाकी भी परेशान है, उनको पता है कि इनके बाद उनका नंबर लगा हुआ है, इसलिए वो सारे परेशान हैं। वो बयानात जो भी चंद पार्टियां जो हैं वो दे रही हैं, अंदर से अंदर वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उन्हें पता है कि इनके साथ हमारा भी खुल गया खट्टा। उन्होंने कहा, अदालत ने कह दिया कि सारों के लेकर आ जाओ, बिल्कुल उन्होंने कहा नैब की तरफ मेगा करप्शन ले ना, सारे के सारे साफ। और ये पब्लिक यही जाती है, पब्लिक एक का नहीं, पब्लिक चाहती है सबका हो और होता हुआ नजर आए, होता हुआ नजर आए। और मियां साहब के पास मेरा ख्याल है ऑप्शंस बड़े कम रह गए। तसादुम की बात हो रही थी, तसादुम रह गए। अब तसादुम मियां साहब कैसे करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो फाले उसके बाद बताओ कि झगड़ा कैसे करते हैं, वो लड़ेंगे कैसे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ब्रेक से आकर हम इस पर डिस्कशन जारी रखते हैं। नाजरीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, अगर ये मामला तसादुम की तरफ जाता है तो कैसे तसादुम की तरफ ले जाया जाएगा और क्या हासिल होगा? नहीं, मियां साहब तसादुम वज़ारा की तरफ नहीं कभी जाते। मियां साहब जो है वो 12 अक्टूबर कर देते हैं और फिर उसके बाद वो मियां साहब बिल क्लिंटन आ जाता है, मियां साहब को ले जाता है, मियां साहब पार्टी को भी नहीं बताते। लेकिन आज वो सूरत हाल नहीं, आज वो सूरत हाल नहीं है। और आज जो है वो ना वो सऊदी अरब है, ना वो कतर है, आज मुल्कों को अपनी पड़ी हुई है और ना कोई इस बात में इंटरेस्टेड है और ना कोई बात करता है, ना कोई आपसे मुआहदे करता है। जब उनको इल्म ही ना हो कि महीने बाद 2 महीने बाद कौन किधर होगा क्या होगा, तो मेरा ख्याल है कि मियां साहब को खुद भी दूसरी हुकूमतों को ऐसी पोजीशन में नहीं डालना चाहिए जहां पर मियां साहब के साथ वो एक सुबकी वाली सूरत हाल पैदा हो, पूरे मुल्क की बेइज्जती है। अगर वो सऊदी कहते देंगे जी आप बताएं कि आप कहाँ खड़े हैं, पहले अपना बताएं, और कतर के साथ हैं हमारे, तो मियां साहब को इस वक्त अवॉइड करना चाहिए। मियां साहब को एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात का एहसास होना चाहिए। हाँ, आगे जाके मुस्तक़बिल में कोई बुरान वगैरह पैदा हो फिर ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं, इस वक्त गलत है। मुल्क के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, SCCP फलाना दिमाग वो JIT आपकी है नहीं है, जो भी है वो, लेकिन बाहर सुबकी नहीं, बाहर के लोगों को इस वक्त मुनासिब नहीं है इन्वॉल्व करना। एक बात, दूसरी बात यह है कि देखें सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये कि 22 तारीख को ये JIT अपनी रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट क्या देगी हर को पता है कि किसी ने ताउन नहीं किया, किसी ने ताउन, ना सिर्फ ये ताउन नहीं किया, सूरत हाल जरा समझ लें। 5 जज साहिबान बैठे थे, 2 ने कहा कि आप नाअहल हैं, 3 ने ये नहीं कहा कि आप अहल हैं, 3 ने कहा कि हम फैसला करने से पहले थोड़ी सी और तहकीकात करवा लेते हैं एक JIT से। जी ऐसे हुआ ना, उस JIT को 60 दिन दिए, 60 दिन में से आप समझें कि आखिरी 15 दिन रह गए, 15, 16, 17 दिन ऐसे ही हो गया ना। 22 तारीख को रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद ये दिन रह गए। इस JIT ने वापस जाके ये कहना है कि हमारे साथ किसने ताउन किया और किसने नहीं किया। ना सिर्फ ये कि ताउन नहीं किया, बल्कि डराया, धमकाया, गालियां दी, हमारे जो है पेपर गलत दिए, यानी मजीद 500 FIR वाली, यानी ऐसी JIT रिपोर्ट देगी जो 500 FIR जी। उसके नतीजे में मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है। ये JIT और इन तमाम रिपोर्ट्स को, ये जो रिपोर्ट है जिसमें JIT ने कहा कि हमें धमकाया गया, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया है। आज निहाल हाशमी साहब के जो वकील थे, आप उनको अदालत ने कहा कि आप हमारे साथ खेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो अदालत के रिमार्क्स हैं, अदालत के 2 जज साहिबान गॉडफादर कह चुके हैं, 3 ने ये नहीं कहा कि गॉडफादर नहीं है, 3 ने कहा कि 1 मिनट ठहर जाए, गॉडफादर कहने से पहले हम जरा तहकीकात मर्जिद कर लें। जो तहकीकात हो रही हैं वो तहकीकात JIT करके ये बता रही है कि ना सिर्फ ताउन नहीं किया, बल्कि कागजात गलत जमा करवाए, बल्कि धमकियां दी, बल्कि धौंस, बल्कि डराया गया, बल्कि ये किया, लालच। अब मुझे बताएं अदालत के पास क्या ऑप्शन है, अदालत के पास क्या कैसे मुकम्मल होगी ना, क्या चीज
तहकीकात कैसे नहीं, मुकम्मल होगी? तहकीकात जो अगर ताउन नहीं करे, ताउन नहीं किया तो ताउन नहीं करने का मतलब ये है कि ताउन नहीं किया। हर आदमी आर्टिकल 190 के तहत पाबंद था कि जीआईटी के साथ ताउन करे। ये अदालती फैसला था। आप हर सूरत ताउन कर रहे हैं, अदालत का फैसला था। ये वापस जाके कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि ताउन नहीं किया बल्कि हमें डराया गया, धमकाया गया, हमें गलत कागजात दिए गए। तो अदालत के पास क्या ऑप्शन है? अदालत के पास क्या ऑप्शन है इसके अलावा कि वो 3 जज, देखिए 2 जज साहबान, 3 जज साहबान ने फैसला आउट किया हुआ है ना। उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये अच्छा, जो बेंच सुन रहा है, जो जीआईटी को सुन रहा है, ये वो जज नहीं है जो वो 5 जजेस थे, ये अलग बेंच है, वो अलग बेंच है। इस बेंच ने भी, इस बेंच के सामने जीआईटी की इन्होंने भी वो एक्सेप्ट कर लिया। उधर से वो 5, मुझे बताएं, पूरी सुप्रीम कोर्ट एक तरफ खड़ी है, पूरा मुल्क एक तरफ खड़ा है। आप कह रहे हैं कि 20 करोड़ की जीआईटी लगेगी। कौन सी 20 करोड़ की जीआईटी लगेगी? कब लगेगी मियां साहब? आपने नहीं देखा 12 अक्टूबर को 2/3 के बाद 4 लोगों की जीआईटी आपके साथ थी। वो 4 लोग भी जबरदस्त हो गए थे बाद में। तो वो बात ये ना कि इंसान तारीख से एक ही सबक सीखता है और वो ये है कि वो कोई सबक नहीं सीखता जी। अपनी गलतियों से एक ही सबक सीखता है और वो ये सीखता है कि गलतियां दोबारा की जाएं। मेरा मशवरा ये है कि अगर अब गलती करें तो कोई नई गलती करें, पुरानी गलतियों को, कम से कम पुरानी गलतियों को ना दोहराएं। मतलब एक ही खड्डे में बार बार मत गिरें, कोई नया खड्डा खोदें, ये बदमाशी और उसमें गिरे। मतलब बहुत अजीब सा लगता है ना, एक ही खड्डा, उसी में गिर रहे हैं, टपा टप टपा टप टपा टप। तो नया खड्डा खोदें, तलाश करें, ढूंढें। ये बदमाशी सारी एक खानदान का मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करता, सब ढूंढे और उसमें कहीं गिरे और बाद में चैंपियन बन के गिरे और बाद में सोचता रहे कि धक्का किसने दिया था, जो कल मैंने बात की थी। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नए तजज़िये के साथ। मैं शेख की तरफ से खुदा हाफिज़। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।